हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। आज की ये वीडियो प्रोनाउन पार्ट 2 होने वाली है। प्रोनाउन पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो भी देख लीजिए। पार्ट 2 देखने से पहले आई मस्ट से कि आपको पार्ट 1 देखना चाहिए। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सैनिक स्कूल के इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक लर्निंग ऐप है, वेदाशी लर्निंग ऐप, जो कि प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है और जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप चाहो तो वहाँ से भी वो ऐप चेक कर सकते हो और वहाँ जो कि आपको वहाँ पे आपसे रिलेटेड सारे कोर्सेज मिलेंगे। जो भी कोर्स आपके लिए सूटेबल हो आप वहाँ से अपनी क्लासेस ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। हमने पहला पार्ट 1 देखा था प्रोनाउन की डेफिनेशन एंड पार्ट 1 पुरानी वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे प्रोनाउन पार्ट 2 के बारे में। तो प्रोनाउन पार्ट 2 में हम सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा जो प्रोनाउन का सेकंड टाइप है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। आपने अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के और पार्ट्स के बारे में अगर आपको पता होगा तो उसमें भी आपने बहुत जगह पे डिमॉन्स्ट्रेटिव देखा होगा। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं उसके ही पार्ट्स में, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है, अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड होता है जो किसी भी नज़दीक या दूर की चीज़ों को हमें बताए, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, यहाँ पे आपके सामने पे बहुत ही इजी वर्ड्स में एक डेफिनेशन लिखी है जो कि आपको समझने में इजी रहेगा। इट्स पॉइंट टू एंड आइडेंटिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। इट्स टेल्स अबाउट नियर बाय एंड फर्दर अवे थिंग्स, ठीक है। तो क्या करता है, ये नज़दीक की और दूर की चीज़ों को बताता है, मतलब डिस्टेंस के बारे में बताता है। अगर डायरेक्टली बोला जाए कि कौन सी चीज़ नज़दीक है कौन सी चीज़ दूर है। अब इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इसमें यूज होते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज दिस। तो हमको पता है कि दिस किसके लिए यूज़ किया जाता है, नज़दीक की चीज़ों के लिए दिस यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो हमसे नज़दीक है। और अगर लेकिन दिस किसके लिए यूज़ किया जाता है, सिर्फ सिंगुलर के लिए, ठीक है, जो सिर्फ एक होगा। लेकिन अगर प्लूरल होंगे तो उसके लिए क्या यूज़ आ जाएगा, दीज, ठीक है। तो सिर्फ एक नज़दीकी चीज़ के लिए दिस आएगा एंड बहुत सारी नज़दीकी चीज़ों के लिए दीज आएगा, ठीक है। वैसे ही दूर की चीज़ों के लिए क्या आता है, दैट आता है। किसके लिए होगा दैट, सिर्फ एक दूर की चीज़ के लिए। अगर बहुत सारे हैं तो उसके लिए आएगा दोज, ठीक है। तो दिस, दीज, दैट, दोज, ये वो 4 वर्ड्स है जिससे हमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पता चलता है, ठीक है। और ये हमें नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में ही बेसिकली बताते हैं, बट क्या दर्शाते हैं, जो चीज़ हमसे काफ़ी नज़दीक है, हमारे नियर बाय है, एंड जो चीज़ हमसे फर्दर अवे है, ठीक है। अब इसका हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के, जो कि फर्स्ट है दिस इज द ड्रेस आई विल वेयर, कि ये वो ड्रेस है जो मैं पहनूंगी। एक लड़की क्या कर रही है, एक ड्रेस की तरफ को पॉइंट आउट कर रही है कि ये वो ड्रेस है जिसको मैं पहनूंगी। तो वो ड्रेस उसके नज़दीक है, इसलिए वहाँ पे क्या आया, दिस आया, ठीक है। देन अब सेकेंड एग्जाम्पल है दैट इज द वन ड्रेस आई वॉर यस्टरडे, और ये एक ड्रेस है जिसको मैंने कल पहना था। तो दूर की चीज़ है और वो ड्रेस भी उससे दूर है और वो उसने कल पहनी थी, तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे दैट आ जाएगा। अब ये जो दिस एंड दैट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ये सिर्फ सिंगुलर के लिए है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर कोई प्लूरल चीज़ होगी तो वहाँ पे दीज आएगा दिस की जगह, और जैसे ही अगर कोई चीज़ दूर है तो वहाँ पे प्लूरल हैं तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, दोज आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट ऑफ प्रोनाउन। थर्ड टाइप क्या है इसका, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देखो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हम सबको पता है कि इंट्रोगेटिव हमेशा होता है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है। तो क्वेश्चन मार्क कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमसे कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमेशा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या रहेगा, जहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसकी बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, इट इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हु, whom, which, where, what, इस तरीके से, ठीक है, जिससे हमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड हमें ये फॉरगेट नहीं करना चाहिए कि इंट्रोगेटिव में हमेशा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर क्वेश्चन मार्क ही नहीं है तो इंट्रोगेटिव किस नाम का, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल दिए हैं मैंने 2, जिसका है विच इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्पीकर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा रेस्टोरेंट बेस्ट है, तो लास्ट में आया है क्वेश्चन मार्क। और फिर वैसे ही व्हाट डिड ही टेल यू, कि उसने तुमसे क्या कहा, क्वेश्चन मार्क है और हमसे सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ क्या आ जाएंगे, मतलब होगा तो नाउन ही, नाउन की तरफ को ही इसमें क्या किया जाएगा, नाउन या प्रोनाउन की तरफ को ही इसमें इशारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमेशा आने ही है, बट क्या रहेगा, क्वेश्चन के बेस पे रहेगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब उसके बाद हमारा 4 टाइप है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, अब देखो क्या होते हैं ये जो रिलेटिव वर्ड से हमें समझ जाना चाहिए कि रिश्तेदारी जो आपस में चीज़ों को जोड़ता है, जैसे कि इंसानों के रिश्तेदार होते हैं तो लोग जुड़ते हैं ना आपस में रिश्तेदारी में, तो वैसे ही इंग्लिश का प्रोनाउन का जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या करता है, किसी फ्रेज और क्लॉज को दूसरे फ्रेज और क्लॉज के साथ लिंकअप करता है, मतलब साथ में जोड़ता है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू लिंक वन फ्रेज और क्लॉज टू अनदर फ्रेज और क्लॉज। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जो कि इसके अंदर आते हैं, जो कि पहला वर्ड है विच, दूसरा है हु एंड तीसरा है whom। अब इतना हो गया, लेकिन इसके साथ क्या आ जाएगा, ये कंपाउंड्स वर्ड्स में भी आ जाता है। ठीक है, जैसे कि विच का हो जाएगा विच एवर, अब हु का हो जाएगा whom ever, अब whom का हो जाएगा whom ever। ठीक है, तो जुड़ गए ना, फ्रेज और क्लॉज जुड़ गए आपस में। ठीक है, whom, which प्लस ever इज whichever, who प्लस ever इज whoever, फिर whom प्लस ever इज whomever। तो इसी तरीके से इसके अंदर क्या आता है, which, who, whom। ठीक है, ये वो वर्ड्स है, लेकिन इसके साथ अगर ये कंपाउंड्स वर्ड्स आ जाते हैं तो ये भी इसके अंदर आ जाते हैं। अब इसका हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है whomever at the bill made mistake, कि जिसने भी बिल बनाया या दिया वो उसने क्या की है, मिस्टेक की है। तो यहाँ पे क्या आ गया, whomever। तो ये वर्ड यहाँ पे है तो हमें समझ जाना है कि ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है द वेटर हु सर्व्ड अस, कि जिस वेटर ने हमें सर्व किया डजंट नो हाउ टू ऐड, कि उसे ये नहीं पता है कि कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हु वर्ड है, हमने जैसे कि देखा था वहाँ पे कौन कौन से वर्ड थे, हु, whom, which, ये वो वर्ड्स थे जो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। बट अगर ये कंपाउंड्स वर्ड्स में आ जाएं तो जैसे कि whoever, whichever, whomever, ये सारे वर्ड्स भी इसमें आ जाते हैं। तो दोनों वर्ड्स के आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए हैं, तो ताकि आपके लिए ईजी रहे ये समझने को। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रोनाउन। अब आइडेंटिफाइड प्रोनाउन क्या होते हैं, देखिए अब ये होते हैं कि ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि स्पेसिफाइड नहीं होते हैं, मतलब कि स्पेशल नहीं होते हैं, हम उनको पर्टिकुलरली नहीं ले सकते हैं इंडिविजुअली किसी चीज़ को। ठीक है, हम मतलब किसी पर्सन, किसी इंडिविजुअल पर्सन या किसी इंडिविजुअल थिंग को नहीं ले सकते हैं इसमें। बट हाँ, ये दिखाता है, क्या दिखाता है, जैसे कि या तो इसमें सारे के सारे आ जाएंगे या तो कुछ भी नहीं आएगा, या तो कुछ आएगा या तो जैसे कि इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं सम, फ्यू, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी। तो इसमें क्या है, इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ों को, ये किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं बता रहा होता है, ना ही किसी पर्टिकुलर पर्सन, ना ही किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बता रहा होता है। ठीक है, ये क्या बता रहा होता है, या तो इसमें ऑल आ जाएंगे या तो कोई भी नहीं आएगा, या तो कुछ आएंगे या तो बहुत सारे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है। तो ये क्या है, इट रेफर टू एन आइडेंटिफिएबल बट नॉट स्पेसिफाइड पर्सन और थिंग। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफाई करता है बट किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं, किसी स्पेसिफिक थिंग को नहीं। अब देखो इसके अंदर कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि ऑल, अनदर, एनी, एनीबडी, नन, नोबडी, सम, फ्यू, एवरीबडी, इस तरीके के वर्ड्स। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे समझने के लिए। अब यहाँ पे हमारे सामने क्या है, 2 एग्जाम्पल है। पहला है एवरीबडी गॉट लॉस्ट इन द वॉर देयर। ठीक है, कि यहाँ पे अब देखो एवरीबडी गॉट लॉस्ट इन द वॉर देयर। अब क्या है, जहाँ पे वॉर हो रही थी वहाँ पे क्या हुए, लॉस्ट हो गए, मतलब खो गए। अब कितने खोए या कितने लॉस्ट हो गए, सारे के सारे। एवरीबडी मीन्स सारे के सारे। अब यहाँ पे देखो किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में नहीं बताया है, किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में नहीं बताया है, उसमें क्या गया है, किसी एक इंसान की तरफ को पॉइंट आउट नहीं किया गया है। ठीक है, अब और समझने के लिए हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, समबडी फॉरगॉट टू ब्रिंग द मैप, कोई मैप लाना भूल गया है।
somebody मतलब कोई, ठीक है। अब देखो somebody और everybody, पहले सेंटेंस में क्या है, इसमें भी किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में नहीं बताया गया है, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बताया। यहाँ पे everybody मतलब सारों को क्या कर लिया गया है, एक साथ कंक्लूड कर लिया गया है। अब वैसे ही somebody दूसरा है, अब इसमें भी सारे मतलब किसी इंसान का नाम नहीं लिया गया है ना कि रमेश forgot to bring map या मोहित forgot to bring map, तो ऐसा नहीं बोला गया है। बट यहाँ पे क्या लिखा गया है, somebody, कि कोई मैप लाना भूल गया है, ठीक है। तो अब इस तरीके के वर्ड्स जो कि मतलब इस तरीके के सेंटेंस जहाँ पे किसी पर्टिकुलर या किसी स्पेसिफिक थिंग या पर्सन के बारे में नहीं बताया गया है, वो किसके अंदर आ जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रोनाउन। अब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो वर्ड्स जो क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के बाद में आते हैं और हमेशा इसको कर्मकर्ता क्या करता है, खुद के लिए यूज करता है। जो भी वहाँ पे कर्म कारक होगा, जो भी यहाँ पे कर्म करता होगा, उसके लिए ही वो यूज होगा, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और क्लॉज। ये हमेशा किसके बाद आते हैं, किसके बैक पे आते हैं, सब्जेक्ट के बाद। और सब्जेक्ट किसका, किसी भी सेंटेंस या क्लॉज के सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कर्मकर्ता खुद के लिए यूज करते हैं इस चीज को। अब यहाँ पे हमें एक चीज देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी कि सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए। और जहाँ पर भी हम कुछ भी यूज करते हैं तो वहाँ पे हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों आते हैं, ठीक है। तो अब क्या रहेगा, सिंगुलर के लिए क्या आएगा एंड प्लूरल के लिए क्या आएगा, हम ये भी देखेंगे। अब देखो क्या आएगा, जैसे कि मैंने कहा सिंगुलर के लिए, सिंगुलर में कैसे आएगा, कि कोई एक इंसान या कोई एक चीज, ठीक है। तो जैसे कि माई है तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर आएगा, हिम हर यूअर, ये सारा कुछ किसी सिंगुलर के लिए आ रहा है, ठीक है। अब देखो माई के साथ क्या आएगा, सेल्फ। अगर हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे तो ये क्या आएगा, माई के साथ आएगा सेल्फ, तो ये क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। अब वैसे ही हिम के साथ भी आएगा सेल्फ, तो ये हो जाएगा हिम सेल्फ। वैसे ही हर सेल्फ, फिर वैसे ही योर सेल्फ। लेकिन ये सारा चीज कब आएगा, जब हम किसी सिंगुलर की बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें किसी प्लूरल की, जैसे कि प्लूरल में यूर वर्ड जो होता है वो दो लोगों के लिए यूज किया जा सकता है। पहला पर्सन वो जो सिर्फ सिंगल है एंड दूसरा पर्सन जो कि जिसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अब पहला तो हमने सिंगुलर के लिए यूज कर लिया, यूर के साथ आ गया यूर सेल्फ। अब जैसे कि यहाँ पे हम ज़्यादा लोगों के लिए बात करें, ज़्यादा लोगों से मैं योर बोल रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, योर प्लस सेल्व्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा योर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर जैसे कि मैं बात करूँ दे, देम सेल्फ, ठीक है, देम, यही आएगा, ठीक है। तो ये जाएगा देम सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। इतना तो हो गया। अब हम इसके देखेंगे एग्जाम्पल। अब जो पहला एग्जाम्पल है वो है शी बेक्ड अ केक फॉर हर सेल्फ। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है, शी हर सेल्फ। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। कर्मकर्ता जो खुद के लिए यूज करता है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, ठीक है। तो ये कर्मकर्ता यहाँ पे कौन है, शी बेक्ड अ केक फॉर हर सेल्फ। वो क्या कर रही है, केक बना रही है, किसके लिए, खुद के लिए ही बना रही है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक चीज भी हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों चीज सिर्फ एक पर्सन की तरफ को इशारा करता है, ठीक है, सिर्फ एक पर्सन की तरफ को बताता है, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। और यहाँ पे कर्मकर्ता क्या कर रहा है, खुद के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो अब आ गया ना, और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद यूज होता है ये वर्ड, तो आ गया पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे, शी बेक्ड अ केक। अब पता चल रहा है हमें फॉर हर सेल्फ, किसके लिए बना रही है, खुद के लिए बना रही है। वो केक तो बना रही है पर किसके लिए बना रही है, खुद के लिए बना रही है। ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन की तरफ को इशारा कर रहा है, और कर्मकर्ता क्या है, खुद के लिए वो चीज कर रहा है। तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे,
डिसाइडेड टू ईट इट अवरसेल्व्स। अब ये क्या है अवरसेल्व्स, अब यहाँ पे सेल्फ नहीं आया, सेल्फ्स आ गया। वी, तो वी क्या है, प्लूरल है, जहाँ पे एक के बारे में बात नहीं हो रही है, बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था प्लूरल के लिए क्या आ जाएगा, जहाँ पे प्लूरल की बात होगी वहाँ पे सेल्व्स लग जाएगा पीछे से, और जब सिंगुलर की बात हो रही होगी तो वहाँ पे सिर्फ सेल्फ लगेगा। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया है, जो ऑब्जेक्ट एंड जो सब्जेक्ट है वो भी सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहा है जो वहाँ पे प्रेजेंट है, वो आपस में ही अपने लिए ही बात कर रहे हैं, जो कर्म करता है वो खुद के लिए ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बस फर्क ये है कि ऊपर इंडिविजुअल पर्सन है एंड यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, बाकी वही है कि कर्मकर्ता खुद के लिए ही कर रहे हैं, वो लोग बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हैं और वो लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो इसको आपस में ही खा लेंगे। ठीक है, तो खुद के लिए ही कर रहे हैं ना बात, तो वी एंड ओवर सेल्व्स, ये क्या हो जाएगा, कर्मकर्ता खुद के लिए कर रहा है, और ओवर सेल्व्स क्या जा रहा है, लास्ट में जा रहा है पूरे सब्जेक्ट के, पूरे सेंटेंस के बाद। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा। अब इसके बाद जो लास्ट पार्ट ऑफ प्रोनाउन है वो हम देखेंगे इम्पैथिक प्रोनाउन। अब जो इम्पैथिक प्रोनाउन है उसको हम क्या कह सकते हैं, और इंटेंसिव प्रोनाउन। ठीक है, इसको हम इंटेंसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं, इसको हम इम्पैथिक प्रोनाउन भी कह सकते हैं। अब देखो ये क्या होते हैं, आर यूज्ड टू एम्फेसाइज देयर एंटीस्टेंट। अब क्या है मतलब, पूर्व पद, इसको हम क्या कह सकते हैं, पूर्व पद, किसी चीज़ का पूर्व पद होना। ठीक है, आर यूज्ड टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज मतलब जोर लगाना। अब ये किस चीज़ पे जोर लगाते हैं, किसी के पूर्व पद पे, वो जिस पोजीशन में पहले था उस पे क्या करते हैं, जोर लगाते हैं। ठीक है, और जब हम सेकंड वर्ड्स में बोल सकते हैं कि जो एम्पैथिक प्रोनाउन होते हैं, जब अगर मैं आपको सेकंड वर्ड्स में कहूँ तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, एम्फेसिस करते हैं ऑन पर्टिकुलर नाउन में, पर्टिकुलर नाउन और पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन बोल सकते हैं हम, इन पे जब जोर लगाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, एम्पैथिक प्रोनाउन कहलाते हैं। और इसकी दूसरी चीज़ तो ये है कि ये किससे मिलते जुलते होते हैं, जो इसका पहला पार्ट हमने पढ़ा था। थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, सिमिलर वर्ड्स रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भी हम देखेंगे उनको, जैसे कि हमने हर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सारी चीज़ें देखी थी, तो वही चीज़ें इसमें भी यूज़ होंगी। बस फर्क ये होगा कि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं होता है, पर जो हमने रिफ्लेक्सिव में देखा था वहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट और सेंटेंस के, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन क्या था, सेंटेंस में ही आता है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं होता है। ठीक है, और ये एक तरीके की फॉर्म होती है, आइडेंटिकल फॉर्म ही होती है किसकी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। ठीक, तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, दे देमसेल्व्स थिंक एवरीवन शुड नो अबाउट प्रोनाउन। जैसे कि अब हम जोर किस पर डालेंगे, अब हम भी जोर डालेंगे, लेकिन किस पर, डेफिनेशन पे। जो हमने डेफिनेशन देखी थी, ये किस पे जोर लगाते हैं, पूर्व पद पे जोर लगाते हैं किसी के पिछले पोजीशन में। अब यहाँ पे पूर्व पद से मतलब है दे। ठीक है, अब इसका पूर्व पद क्या होगा, दे, और इसका न्यू पद क्या हो जाएगा, नया वाला पद क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स। ठीक है, तो इसने जब इस पे पूर्व पद पे जोर लगाया तब ये क्या बना, देमसेल्फ बना। ठीक है, दे देमसेल्फ थिंक मतलब उन्होंने आपस में ही ये सोचा, उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, लेकिन उन्होंने खुद में ही ये सोचा कि एवरीवन शुड नो अबाउट प्रोनाउन, कि हर किसी को प्रोनाउन के बारे में जानना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया ना कि क्या कहते हैं, दे का जो दे है उसका जो मतलब, ये दे जो है वो अपने पुरानी फॉर्म में है, तो इस पे जब हमने जोर लगाया तो देमसेल्फ वर्ड बाहर आया। ठीक है, तो ऐसे ही हम अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि दे प्रॉमिस देमसेल्फ दैट दे विल कम टू द पार्टी बट आफ्टर देयर एग्जाम। तो उन्होंने आपस में ही खुद को ये प्रॉमिस किया कि वो पार्टी में आएंगे, पर अपने एग्जाम के बाद। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या आ गया, उन्होंने खुद पे जोर डाला। अब ऐसे ही वी और अवर सेल्फ या यू या योर सेल्फ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे प्रोनाउंस के सारे पार्ट्स। मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आई विश। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For more online courses, download Vedasri Learning app.